और अभी भी तारीख पर तारीख पड़ रही है। देश है 7 समंदर पार का देश। ब्राजील की एक मॉडल है मैथियस फेरेरो, वो हरियाणा के एक सीट पर 22 बार वोट दे रही है। कहीं मुस्कान के नाम से, कहीं स्वीटी के नाम से, कहीं सरस्वती के नाम से, कहीं कमला, कहीं विमला। मतलब इन लोगों ने बिल्कुल, इनकी बेटी भी आईएएस है, मेधा रूपम नाम है। ये यूपी कैडर की आईएएस है और ये नोएडा की डीएम है। नोएडा का जो डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर की डीएम है। अब इसने वहां बहुत सारे दर्जनों लोगों पर, बीएलओ लोगों पर एफआईआर करवा दिया है। ध्रुव राठी उन्होंने तो पूरा वीडियो ही निकाला है कि कैसे बिहार में वोट चोरी की गई है, वोट डके। मेरी अपनी भी निजी नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दें झकास भारत। आपको बता दें पूरे देश भर में बिहार में भी एसआईआर कंप्लीट हुआ है। वैसे ही पूरे देश भर में तकरीबन 12 राज्यों में एसआईआर करवाया जा रहा है। खबरें यह आ रही है कि 25 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे, इतने दबाव और प्रेशर है। ऐसे में बातचीत करने के लिए आए हुए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कैसे देख रहे हैं सर पूरे मसले को? पूरे 12 राज्य में एसआईआर करवाया जा रहा है, इतने दबाव और प्रेशर है बीएलओज पे कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है। नहीं, बहुत मतलब शर्मनाक बात है। ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, ये खूनी प्रक्रिया हो गई है और लगभग 27 लोगों ने अब तक आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी है। दर्शकों को बताता हूँ, एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में इसको कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और ये मतदाता सूची का एक तरह से रिवीजन होता है। और इसी साल जून से जुलाई महीने में चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर किया था और उसको लेके बहुत विवाद भी हुए, क्योंकि बहुत लोगों को ये अंदेशा हुआ कि एसआईआर की ओट में बहुत सारे मतलब लोगों के नाम काटे जाएंगे और चुनाव आयोग धांधली करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दायर की गई एसआईआर को चुनौती देती हुई। लेकिन निराशा ये है हम लोग को कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट फैसला सुनाया नहीं और अभी भी तारीख पर तारीख पड़ रही है। बिहार के चुनाव हो भी गए, नतीजे भी आ गए। उसके बाद बिहार में जो हुए मतलब एसआईआर जो हुआ, उसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और उसके बाद जो नतीजे निकले वो भी बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। इस पर बड़े बड़े लोगों का कहना है कि ये पूरा मतलब पूरी धांधली हुई है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने तो पूरा वीडियो ही निकाला है कि कैसे बिहार में वोट चोरी की गई है, वोट डके। मेरी अपनी भी निजी राय यही है कि ये वोट चोरी और वोट डकैती से बिहार के नतीजे निकले हैं। तो ये तो एसआईआर की बात हुई। अब देखिए, चुनाव आयोग इतना मतलब ढीठ हो गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। तो कायदे से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या आता है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया कि पिछले 27 अक्टूबर से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यही एसआईआर शुरू कर दिया और कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये 27 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक चलेगी, है ना। 9 राज्यों में आपको पश्चिम बंगाल शामिल है जिसमें कुछ महीने में चुनाव होने हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, केरल है और केंद्र शासित प्रदेशों में मुझे अंडमान निकोबार सब है। अब देखिए क्या हुआ है कि ये जो एसआईआर होता है इसमें मेन जो जिम्मा होता है वो बीएलओ लोगों का होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स जिनको कहते हैं बीएलओ। अब ये जो बीएलओ होते हैं, ये बीएलओ अपने आप में कोई पद नहीं है। मतलब शिक्षकों को बीएलओ बना दिया जाता है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को बीएलओ बना दिया जाता है और सरकारी कर्मचारियों को बना दिया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये एक्सरसाइज होता है, बहुत बड़ा अभियान होता है। क्योंकि घर घर आप जा रहे हैं, घर घर से आप फॉर्म ले रहे हैं, फिर आप उसको मतलब भरवा रहे हैं, फिर उसको मतलब अपलोड कर रहे हैं। और इतना जो दबाव है कि 27 अक्टूबर से 4 दिसंबर, है ना, एक तरह से तुगलकी फरमान है। तो उसके बाद क्या है कि बीएलओ लोग बहुत प्रेशर में हैं। अब उनके साथ दिक्कत क्या है कि बीएलओ लोग तो जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है उसकी एक सबसे कमजोर कड़ी वो होते हैं, है ना। अब मान लीजिए आंगनबाड़ी सेविका कोई है तो उसकी पूरे तंत्र में उसकी क्या हस्ती है। और डीएम लोग जो होते हैं वो लोग एकदम मतलब लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। कई जगह ऐसा हुआ, बिहार में भी ऐसा देखने को मिला था, बहुत सारे बीएलओ लोगों के वेतन रोक दिए गए कि तो डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप काम सही से नहीं करेंगे तो वेतन रोक दिया जाएगा। उसी पर मैं आ रहा हूँ। अब वेतन मान लीजिए आप रोक देते हैं किसी व्यक्ति का, तो बीएलओ अकेला नहीं ना है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, उसके बच्चे की स्कूल फीस कौन भरेगा। मतलब वो बुरी तरह मानसिक तनाव में आ जाता है या बहुत जगह निलंबन हो जाता है, बहुत जगह एफआईआर हो जाता है। ये जो ज्ञानेश कुमार है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी बेटी भी आईएएस है, मेधा रूपम नाम है। ये यूपी कैडर की आईएएस है और ये नोएडा की डीएम है।
नोएडा का जो डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर की डीएम है। अब इसने वहां बहुत सारे दर्जनों लोगों पर, बीएलओ लोगों पर एफआईआर करवा दिया है। जो जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत एफआईआर होता है वो करवा दिया। तो इससे ये हो गया है कि जगह जगह बंगाल में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग जगह बीएलओ लोग आत्महत्या करने लगे हैं, सुसाइड करने लगे हैं। कुछ लोग तो लिख के जा रहे हैं कि भाई मैं अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अभी मैं देख रहा था एक बंगाल का एक मामला था, रिंकू तरफदार नाम की एक लड़की है, और वो स्कूल टीचर थी, पार्ट टाइम टीचर थी। बंगाल में नादिया जिला है, नादिया जिला में ये रिंकू तरफदार पार्ट टाइम टीचर थी। अब इसके साथ क्या परेशानी थी कि इसको ठीक से कंप्यूटर की जानकारी थी नहीं, और बीएलओ का बहुत सारा काम जो होता है वो कंप्यूटर पर करना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर पर उसको अपलोड कीजिए, ये ऑनलाइन वो ऑनलाइन। तो जिस आदमी को नहीं जानकारी हो कंप्यूटर की, वो तो बहुत मतलब घबरा जाएगा कि ये कैसे होगा काम, और उस पर से लगातार आपके ऊपर तलवार लटक रही है कि सर्वर भी नहीं चलता है सही से। सर्वर नहीं, हजार तरह की चीजें हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर आप पर तलवार लटक रही है कि आपका वेतन उठ जाएगा, आपको निलंबित कर दिया जाएगा, आप पर एफआईआर हो जाएगा। तो इसमें इतने लोगों ने ये किया है, और मतलब एक बहुत बड़ा, ये भारतीय लोकतंत्र पर मैं इसको एक बहुत बड़ा कलंक मानता हूँ। ये जो ज्ञानेश कुमार है, मतलब इन्होंने बिल्कुल चुनाव आयोग को, जो सोशल मीडिया पर तो चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग पड़ ही गया है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये मतदाताओं को चुना लगाता है, और पूरे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है संदिग्ध हो गई है, और चुनाव आयोग बस एक वोट चोरी और वोट डकैती का साधन बन के रह गया है। जी, अब कहा जा रहा है कि बिहार में जो चुनाव हुआ ये जनादेश नहीं बल्कि ये ज्ञानादेश से है। बिल्कुल ज्ञानादेश है। देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो देखिए 65 लोगों के नाम काट दिए गए, उसमें माना जा रहा है कि उन लोगों के नाम ज्यादा काटे गए हैं जो महागठबंधन के परंपरागत मतदाता हैं, जैसे जो गरीब लोग हैं, या फिर अल्पसंख्यक जो है, अकलियत हैं, या दलित बहुजन है, उन लोग के नाम ज्यादा काटे गए। उस पर से देखिए आचार संहिता इस बार बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं ढिलाई से लागू की गई। जैसे कि पलटू राम ने चुनाव के पहले ऐलान कर दिया था कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जाएंगे, तो कायदे से आचार संहिता का लागू होने के बाद पैसों का ट्रांसफर रोक देना था। जैसे राजस्थान में ऐसे ही हुआ था, अशोक गहलोत ने कहा था मोबाइल दिए जाएंगे, लेकिन जहां आचार संहिता लागू हुई, चुनाव आयोग ने रोक दिया कि अब आचार संहिता लागू होने के बाद आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन बिहार में तो हद हो गई। बिहार में तो चुनाव के एक दिन पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं, जो विशुद्ध रिश्वतखोरी है, विशुद्ध घूसखोरी है। और देखिए इधर तो बिल्कुल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता शून्य हो गई है। राहुल गांधी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है कैसे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, हरियाणा में चोरी हुई, कर्नाटक में चोरी हुई। हरियाणा में तो ये स्थिति थी कि ब्राजील की एक मॉडल, पता है, ये ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है, 7 समंदर पार का देश। ब्राजील की एक मॉडल है मैथियस फेरेरो, वो हरियाणा के एक सीट पर 22 बार वोट दे रही है, कहीं मुस्कान के नाम से, कहीं स्वीटी के नाम से, कहीं सरस्वती के नाम से, कहीं कमला, कहीं विमला। मतलब इन लोगों ने बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, मजाक बना के रख दिया है लोकतंत्र का। और बिल्कुल एक, आप देखेंगे कि चुनाव आयोग पर हमले होते हैं और जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। अब पता चलता है कि किस तरह इन लोगों में मिली भगत है, साठ गांठ है भाजपा और चुनाव आयोग में, और चोर चोर मौसेरे भाई के हालात हैं। जी सर, ये जो ये सुसाइड कर रहे हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस पे कोई कार्रवाई हुई? क्या भारत में इससे कोई नियम, कानून, संविधान है ऐसा कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं एक दबाव में आकर? देखिए, है तो, यदि सुसाइड करने के लिए कोई ओवरऑल जिम्मेदार है वो तो चुनाव आयोग है, और कौन जिम्मेदार है? यदि आप स्थानीय स्तर पर देखेंगे, जिला के स्तर पर, तो डीएम है जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार है? और देखिए आपने सही कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाना भी एक दंड होता, एक अपराध होता है, अबेटमेंट टू सुसाइड इसको कहते हैं, जिसका पहले सेक्शन था 306 आईपीसी, अब तो बदल गया, अब तो आईपीसी खत्म हो गया, भारत न्याय संहिता हो गई है, तो वो है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, एक बात, दिलचस्प बात दर्शकों को बताऊं कि आजादी के बाद आज तक एक भी आदमी को उस सेक्शन में सजा नहीं मिली है, क्योंकि उस सेक्शन में तभी आपको सजा मिलेगी जब आप बिल्कुल सीधे तौर पर आप आत्महत्या में शामिल हो। मतलब मान लीजिए किसी आदमी ने फंदा लगाकर आत्महत्या की और आपने उसको फंदा खरीद के पहुंचाया, आपने सीधे तरीके से उसे, आप उसमें है, तभी आपको दोषी माना जाएगा। यदि मान लीजिए किसी आदमी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली और आपने ही जहर का बोतल उसको पकड़ाया था, तब उसमें आपको सजा मिलेगी। लेकिन इस तरह से, मतलब जैसे इसमें चुनाव आयोग तो कहेगा कि भाई हम तो नहीं जिम्मेदार है, हम तो एफआईआर करवा रहे थे, हमारे तो ड्यूटी है, उसने आत्महत्या कर ली तो हम क्या करेंगे? सुसाइड कर रहे, वो खुद बोल रहे हैं कि ये चुनाव आयोग की दबाव में ये हम सुसाइड कर। सही बात है, लेकिन देखिए क्या है कि इसको कोर्ट में साबित करना मुश्किल हो जाएगा।
चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं, तब तो कोई टीचर होमवर्क के लिए बच्चे को बोलेगा, बच्चा सुसाइड कर लेगा और लिख के टीचर को ब्लेम कर देगा तो टीचर जेल चला जाएगा क्या? होता है क्या है कि कोर्ट में जब बहस होती है, जब जिरा होती है, तो दोनों तरफ से बहस होती है और ये सबको साबित करना मुश्किल हो जाता है। देखिए अभी जो स्थिति है देश में, न्यायपालिका ने भी हम लोग को बहुत निराश किया है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। सुओ मोटो कॉग्निजेंस जिसको कहते हैं, हिंदी में स्वतः संज्ञान कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया पर भी रोक लगा देनी चाहिए थी कि क्या ये क्या मजाक हो रहा है लगातार। क्योंकि एक आदमी मरता है तो थोड़ा ही वो एक मौत है, एक पूरा परिवार उजड़ जाता है। एक मान लीजिए बीएलओ मरता है तो वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पापा है। ऐसा थोड़े है कि वो हवा में बीएलओ लटका हुआ है। तो ये तो बिल्कुल खून खराबा है और इन लोगों ने, ज्ञानेश कुमार ने बिल्कुल कलंकित कर दिया है इस देश के लोकतंत्र को। और मैं क्या कहूँ जी। तो अभी हम अमिताभ दास से बातचीत कर रहे थे, इनकी बातों पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।